हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। चलिए, स्वागत है आप सभी का नोट सबके इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन वाले पार्ट में। और आप सभी को और हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए नोट सबको कि एग्जाम से पहले इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस और उनके सॉल्यूशंस आपको रिटर्न में भी दिए जा रहे हैं और वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस बरकरार ही रखना, एग्जाम तक ये रुकनी नहीं चाहिए और आपको ये प्रैक्टिस कई कई बार करनी है। मैथ्स में मैं एज इट इज वो का वो, देखो मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं क्लास लेने नहीं आया हूँ, मैं एज इट इज वो का वो प्रैक्टिस कराने आया हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। एग्जाम में जिस स्पीड में करना है, जिस तरीके से करना है, वो का वो अपन करेंगे। और इसके बाद में फिर सफलता के बाद में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में, आप लोगों के घर वालों के साथ में, सभामणि के साथ में। तो न्योता देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। देखिए 0.032, तो क्या लिखोगे इसको? 32, 3 पॉइंट तो 3 जीरो लगा दोगे। 8 से 4, 8 से कितना 125 बार जाएगा, ये नहीं 4/125। चलो इसमें क्या देखो 0.67 का ये क्यूब है और ये क्या 0.001 यानी कि 0.1 का क्यूब है। तो सही मायने में ए क्यू माइनस बी क्यूब बन गया। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या चीज है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये ए इंटू बी। तो ये तो देखो आपका कट ही जाएगा, बचा क्या ए माइनस बी। तो बचा क्या ए माइनस बी, तो घटाओ इसमें से कितना 5/7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये का ये स्पीड आपको रखनी है 3.718। ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से खिसक के यहाँ लाना है, 1 2 3 4। ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ लाओगे तो साथ में आप 1 2 3 4 ये नहीं करोगे क्या? लिखना ही पड़ेगा जब पॉइंट यहाँ पे खिसकाओगे तो, ठीक है ना। और फिर आपस में इनका वज्र गुणा करोगे, 4 0 4 पॉइंटों को खा जाएंगे तो आंसर क्या रहेगा? 2689। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2689 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। √3 की वैल्यू दे रखी है, 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसमें तो कुछ ही नहीं, परमीकरण कर दो। रूट नीचे से जब आए ना इस तरीके से रूट वगैरह का, तो परमीकरण कर दिया करो। 2 + √3 अपॉन 2 + √3। तो ये क्या बन जाएगा? 2 + √3, 2 + √3, 2 + √3 का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन a + b माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 - 3 तो ये तो 1। तो वो क्या बन गया बताओ? a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4√3, 4 और 3 7 प्लस 4 गुणा √3 की वैल्यू 1.732 तो 7 प्लस 4 दूनी 8, 4 3 12, 17 चौका 68 और 1 69, 6 पॉइंट तो 7 6 13.928, 928 13.928, ठीक है ना। तो इसमें तो परमीकरण कर दो और कुछ आपको नहीं करना है। 1.75 5.67 का HCF आपको लेना है। HCF आपको लेना है दोस्तों। तो 1.75 है, 5.60 है और 7.00 है। तो HCF बताओ। 175, 560 और 700 का HCF बताओ कितना रहने वाला है? तो इन सब में किसका भाग चला जाएगा बताओ? क्यों? एक तो सब में 5 का चला जाएगा, एक सब में 7 का चला जाएगा, इन सब में कितना 35 का भाग चला जाएगा। वापस 2 2 पॉइंट थे, वापस लगा दो तो कितना 0.35। क्या प्रोसेस होता है? पॉइंट के बाद में पहले डिजिट सेम कर लिया करो, 2 हैं 2 हैं 2 हैं, पॉइंट के बाद में डिजिट सेम करो, पॉइंट हटा दो, इनका HCF निकालो और वापस पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद में डिजिट सेम करो, पॉइंट हटा के HCF निकालो, वापस पॉइंट लगा दो। सबसे सरल और सबसे ऑथेंटिक। यूं मत करना 175/156/10 7/1, यूं मत करना। नहीं, 70% टाइम सही जाएगा, 30% टाइम गलत जाएगा। अपन को 30% टाइम भी गलत नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये तो यार एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बताओ ये 256 क्या चीज है? 16 का स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया? 16 दूना 32 इंटू 16 की पावर 0.18। आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, कितनी बन जाएगी? 0.5। 16 की पावर 0.5 का मतलब 1/2, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? 4। 16 का वर्गमूल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रह गया। 18.48 48 48 48 48 48 48 48 48 के ऊपर बार। तो कैसे सॉल्व करते हैं? पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, बटा में 2 पे तो 2। तो क्या लिखोगे इसको? 1830 बटा में 99। बस इतना सा आपको करना है इसमें, और करना ही क्या है बताओ। तो काट लो इसको, ठीक है। तो काट लो किससे? 3 से कट जाएगा एक, तो 3 से 6, 1 0, 3 से 33 और कटेगा क्या? 610/33 ऑप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 2.62 में 131 का भाग आपको देना है। तो कितना? 131 भाग 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट लगा के रखने, 0.02 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा 0.02। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था। 9वां देखो, ये क्या कहना चाह रहा है? 0.125 यानी कि 0.5 का क्यूब है ये तो। ये 0.3 का क्यूब है ये तो भाई। तो a + b का होल क्यूब बन गया। तो एक ब्रैकेट तो a
प्लस बी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो कट ही जाएगा, तो 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब देखो इससे कम लिख नहीं सकते और इससे ज्यादा लिखना वहां बेवकूफी हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद क्या होगी? 5 वर्ष में क्या हो रही है? दोगुनी। देखो 12,000 5 वर्ष में क्या बन गए? 24 बन गए। अगले 5 साल में क्या बन जाएंगे? 48। अगले 5 साल में क्या बन जाएंगे? 96। और लास्ट 5 साल में क्या बन जाएंगे? 1,92,000। तो आंसर क्या रहेगा? हो गया ना? देखो 5 5 5 5 हो गए 20 साल। ठीक है ना? सिंपली इसी तरीके से करना है। 16,000 रुपए 5% से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। प्रति छमाही देय है। छमाही में दोस्तों दर का क्या करोगे? आधा, 2.5%। और 2.5% को आप क्या लिख सकते हो? 2.5/100 यानी 1/40। समय का क्या करोगे दोस्तों? 2 बार। और 2 बार है तो कौन सा रूल लगाओगे दोस्तों? 2 1 रूल लगाओगे। बताओ 2 इसमें 40 का भाग कितना? 400। 400 में 2 40 का भाग कितना? 10। तो 810 आपका आंसर हो जाएगा। 810 आपका आंसर हो जाएगा। 400 दूनी 810, एकम 10। 800 और 10 कितना? 810। 2 साल के लिए 2 1 रूल, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। ठीक है ना? ये रूल याद रखना। बाकी इसमें और बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लेना। ठीक है ना? क्या कर लेना? 16,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40, फिर माइनस 16,000 जरूर करना पड़ेगा। ठीक है ना? माइनस 16,000 जरूर करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। 5,000 रुपए का 10% 3 साल के CI SI का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो 3 साल के डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला तो आपके पास रहता है PR² अपॉन 3 साल का है ना 100 का क्यूब और 300 प्लस R। एक फॉर्मूला तो दोस्तों देखो ये रहता है। ठीक है? इस फॉर्मूले में अपन पुट कर सकते हैं। डिफरेंस पूछ रहा है ये 5,000 गुणा दर का स्क्वायर ले भाई, 300 प्लस दर ले भाई, और इसके बाद में 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है? 5,000 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से आप आराम से देख लो 155 आंसर आ जाएगा क्या? 155। ठीक है? 155 है क्या इसमें? ये 155। और दूसरा तरीका सर, और दूसरा तरीका ये है 10% की दर 3 साल का समय। SI अगर पूछे तो 10 या 30%। CI अगर पूछे तो 33.1%। अपने को तो अंतर चाहिए, तो अंतर 3.1%। तो 5,000 का 3.1% ही निकाल दो। 2020 पॉइंट से 0, 5 एकम 5, 5 3 15, तो भी आपका 155 आ जाएगा। और कोई तरीका है क्या सर? तरीके बहुत हैं यार, लेकिन अभी क्या टाइम नहीं है आप लोगों के पास में। 3 साल का एक रूल बताया था मैंने, 331 रूल बताया था भाई, 331 रूल। तो 5,000 का 10% 500, 500 का 10% 50, 50 का 10% 5। अंतर चाहिए SICI का। ये तो टोटल हो जाएगा आपका, देखो सुनो, ये तो टोटल आपका 1500, 150, 5। ये तो टोटल CI में से ये होता है शुरुआत वाला SI। घटा दो 150 और 5 कितना हो जाएगा? 155। तो तीनों में से आपकी मर्जी हो जिस तरीके से कर लेना। ठीक है ना? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी कई बार टाइम खराब कर देता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में। जैसे ही आपका दोस्तों समय डबल हो जाए तो फर्स्ट का स्क्वायर बटा में सेकंड आप सीधा करना। फर्स्ट का स्क्वायर बटा में सेकंड आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्या करोगे? फर्स्ट का स्क्वायर बटा में सेकंड। ये आपको काटना तो रहेगा, तो ये आप काट लेना। ठीक है ना? और काटते ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन बराबर नहीं है? चक्रवृद्धि जो 48,000 रुपए पर 3 वर्ष 5% की दर से वार्षिक हिसाब से 5% की दर है और 3 वर्ष का समय है। 5% 3 साल। तो देखो अगर हर 6 महीने में जोड़ोगे तो ये 5 बनी जाएगी। क्यों भाई? ये 5 बनी जाएगी। चक्रवृद्धि 48,000 रुपए पर कितने वर्ष के लिए? यहाँ देखो थोड़ी सी एरर है। कितने वर्ष के लिए? शायद यहाँ पे 1.5 वर्ष होना चाहिए, तो 1.5 वर्ष होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना? और 1 वर्ष के लिए 15% दर से हर 4 महीने में, तो इसके 3 टुकड़े करोगे, इसको 3 बार करोगे, इसके 3 टुकड़े वही 5% आ जाएगा 3 बार, तो ये भी सही है। ये क्या कह रहा है? 3 महीने के हिसाब से, तो 3 महीने के हिसाब से इसके 4 टुकड़े करोगे 5, और इसको 4 गुना, तो ये भी सही आ रहा है यार। और ये क्या कह रहा है? 1 वर्ष के लिए 15 पर हर 6 महीने, 6 महीने में तो भैया 7.5 हो जाएगा। ये गड़बड़ है, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। यहाँ पे शायद आप 1.5 वर्ष कर लेना, या फिर आपके पास तो पेपर है उसमें तो आ रहा होगा ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष में साधारण ब्याज से कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो गई। 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो गई। ठीक है, राशि 3 गुनी हो गई। 100 रुपए 300 हो गए, 200 ब्याज कमा लिया है कितने साल में? 5 साल में। वही धनराशि कितने वर्ष में? 6 गुनी। 100 रुपए को 600 यानी कि 500 रुपए कमाना चाह रहे हो। 500 रुपए कमाना चाह रहे हो, तो 200 रुपए कमाने में 5 साल,
100 रुपए कमाने में 2.5 साल, 100 रुपए कमाने में 2.5 साल, तो 500 रुपए कमाने में 12.5 साल लग जाएंगे, सीधा कर लेना। या फिर इसमें भाग दे देना, दर आ जाएगी कितनी, 40%। फिर इस दर का भाग दे देना, 40% का भाग जैसे ही दोगे तो 12.5 अपने आप ही आ जाएगा। दो तरीके इसके होते हैं। एक निश्चित राशि साधारण की किसी दर से 6 वर्ष में तिगनी हो जाती है। 100 रुपए 300 हो गए 6 साल में, कितना ब्याज कमा लिए, 200। या 5 गुनी, 100 रुपए को 5 गुनी करना है, 400 कमाना है। 200 रुपए कमाने में 6 साल, तो 400 रुपए कमाने में कितने लगेंगे, 12 साल लगेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से करना है, ज्यादा इसमें कोई ऐसे सॉल्यूशन नहीं करने खास। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, राशि दोगुनी। 100 रुपए को 200 कर रहे हो, ब्याज कितना कमाना चाह रहे हो, 100, कितने साल में, 8 साल में, 8 का भाग दे दो, 12.5%, बात खत्म। ठीक है। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष में दोगुना हो गया, 100 रुपए 200 हो गए, 100 रुपए ब्याज कमा लिया, कितने साल में, 10 साल में, कितने समय में, 3 गुना हो जाएगा। 100 रुपए 300, ब्याज क्या कमाना चाह रहे हो, 200। अरे 100 रुपए कमाने में 10 साल, तो 200 रुपए कमाने में 20 नहीं लगेंगे क्या, बिल्कुल लगेंगे साहब। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जिसको ये चीजें नहीं आती हैं, तो आप एक बार इसको 4-5 घंटे का समय देके इन चीजों को सीख लेना, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। और ये का ये आपको स्पीड एग्जाम में रखनी है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर आपने स्पीड कम रखी, क्वेश्चन डेफिनेटली छूटेंगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। एग्जाम में स्पीड अच्छी रखी, सोचो अगर इतना टाइम मेरे पास बचा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स, आपके क्वेश्चंस, चीजें आपको ऑटोमेटिक याद आएंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन छोड़ने की जगह पर अगर स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो वो नुकसान नहीं होता है कभी भी। ठीक है ना, फिर भी ईश्वर साथ रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी रहेगी। कितने वर्ष में 18.75% दर ब्याज से कोई धन दोगुना हो जाए, कोई धन दोगुना, 100 रुपए को 200 करना चाह रहे हो, 100 रुपए ब्याज कमाना चाह रहे हो, 18.75, इस सीधा ब्याज में भाग दे दिया करो। अब दर का भाग दोगे तो डेफिनेटली समय आएगा, दर का भाग दोगे डेफिनेटली समय आएगा। 100 में भाग दे दो 18.75 का, अपने आप आपके पास में आंसर आ जाएगा। 100 में भाग दे दो 18 सही 3/4, 75/4 ऊपर चला ही जाएगा। 25 से 4 25, 16/3, 16/3 का मतलब 5 सही 1/3, 5 वर्ष तो पूरे और 4 महीने और हैं, 5 वर्ष और 4 महीने। ठीक है ना, आगे देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन इतने हो रखे हैं, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। अरे 8820 रुपए अगले ही साल 9261 हो गए, देख लो ना कितने बड़े, 2 साल और 3 साल के मिश्र धन ही तो है, अगले ही साल तो हो गया ये। तो देखो जरा कितने हो गए, तो 9261, 9000, वैसे देखो 3 साल में राशि 9261 हो रही है, इसके लिए फिक्स याद कर लो 5% 3 साल से 9261 आती है, क्योंकि 5% 3 साल का मतलब क्या हुआ, 105/100 की पावर 3, 5 से 21, 5 से भी 21 का क्यूब ही 9261 होता है। तो आपको कभी भी 9261 जैसे ही दिखे ना, 9261 दिखते ही 5% 3 साल कर दिया करो। 3 साल तो खुद ने दिया है, तो रेट क्या हो जाएगी, 5। ठीक है ना, भले ही आप पूरा निकाल लो, भाई कितना बड़ा, देख लो कितना बड़ा, 61 में से 20 गया तो 41, 92 में 441 बढ़ा, कितने से, 8820 से। परसेंटेज के लिए 100, बात खत्म। कितनी बार कट गया, 20, 20 का भाग दोगे तो 5%। ठीक है ना, बाकी 9261 का मतलब ही 5% 3 साल है, याद कर जाओ, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 है, परिमाप 480 है, 480 का मतलब ये दोनों कितनी होगी, 240। लंबाई चौड़ाई के मध्य अनुपात 5:3 है, 5 और 3 8, 8 का भाग दो 30, 30 पंजे 150, 30 3 90, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 15 9 135। इससे छोटा हो नहीं सकता, इससे बड़ा आपको करना नहीं है, स्पीड आपको यही रखनी है। चलो आगे बढ़ो। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25 16 में, तो भुजा क्या हो जाएंगी, वर्गमूल कर दो 5:4 में। ठीक है, भुजा या परमाप, भुजा या परमाप या ऊंचाई या शीर्षलंब या त्रिज्या, अंत त्रिज्या, परित्रिज्या, जीवा, चाप, जो भी चीज दे देना क्षेत्रफल के अलावा, वो सब आपको ये का यही करना है। 5:4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ो। एक लंब पिरामिड का आधार 5 12 13 सेमी वाला त्रिभुज है। ठीक है, उसका आयतन इतना है, तो ऊंचाई, अरे 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा बताओ, 1/3 आधार का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये रहेगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर आयतन 280 है। 3 दूना 6 से कितना, 2 बार, तो h 5 दूना 10 का भाग दे दो, 28 नहीं आ जाएगी क्या। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, सूत्र याद रखना, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एक सम षटभुज और एक समबाहु त्रिभुज का परमाप समान है, ये लो सब परमाप समान कर देना भाई इनके। जैसे ये 2 2 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो फिर इनका परमाप ऐसे करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है सम षटभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखो सम षटभुज आप याद रखना 6 समबाहु त्रिभुज से ही बनता है,
तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और कितने 6, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई, √3/4 से 4 काट ही दो, ये 6 ये 4, तो 2 से 3 2 से 2 कितना हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3:2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना समषटभुज हमेशा 6 समबाहु त्रिभुज से ही बनता है, ये विशेष ध्यान रखना, समषटभुज हमेशा 6 समबाहु त्रिभुज से ही बनता है, 6 समबाहु त्रिभुज ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2√3 सेमी ऊंचाई वाले, अरे यार क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3, 2 दूनी 4 √3 आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। चलो अगले पे चलते हैं। 7 9 की समांतर भुजा और उनके मध्य 5 सेमी दूरी वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, 8 पंजे 40, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। एक कमरा 40 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, उसके फर्श पर इतने पत्थर लगाने, कितने पत्थर लगेंगे। बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटी आकृति के क्षेत्रफल का भाग दे दो, दोनों पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाओ। ठीक है भाई, तो 6 पंजे 30, 30 जीरो यहाँ कट जाएगी, 5 4 पंजे 20 गुणा 100, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेमी है, 352 मीटर की दूरी तय 14 सेमी और ये मीटर, कितने चक्कर, अरे एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है 2πr, मीटर में चेंज कर दिए, कितने चक्कर कितने पता नहीं, और दूरी कितनी 352, काटो इसको, 7 से 2, 22 चौड़ा 22 से कम 22, 22 छः 132, 2 दूनी 4 से और 4, तो x बराबर 100 गुणा 4, कितने चक्कर लगेंगे भाई 400। एक चक्कर में तय की दूरी याद रखना 2πr होती है, कितनी 2πr होती है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 है, तो सबसे पहले तो भुजा बता दो, वर्गमूल कर दो, कितनी हो जाएगी 42। ठीक है ना, भुजा 42, इससे 4 गुने बड़े वर्गाकार, क्षेत्रफल 4 गुना कर रहा है, क्षेत्रफल 4 गुना कर रहा है तो भुजा 2 गुना हो जाएगी, क्षेत्रफल 4 गुना तो भुजा 2 गुना हो जाएगी। अब भुजा 84 है दोस्तों, भुजा 84 आ गई तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा हो जाएगा। 320 में 16 जोड़ो 336 आपका आंसर हो जाएगा। वापस सुनो, इसे 4 गुना बड़े, 4 गुना, अरे क्षेत्रफल 4 गुना कर रहा है, क्षेत्रफल 4 गुना तो भुजा 2 गुना होगी। ठीक है ना, क्षेत्रफल 4 गुना तो भुजा 2 गुनी हो जाएगी, 84 हो गई, और परिमाप 84 गुणा 4 कर दीजिए, 336 आपका आंसर है। एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे और 11 रुपए में 10 पेन बेचे, पहली भिन्न यहाँ से गुणा करना। ठीक है, 11 11 121, 100 की चीज 121 में गई, 21% का लाभ हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना, एक वस्तु का चाहे क्रय मूल्य निकालो चाहे विक्रय मूल्य निकालो, ध्यान रखना रुपए में वस्तु का भाग देना है। किस में भाग दोगे, रुपए में, किसका भाग दोगे, वस्तु का भाग दोगे। चलिए आगे, यदि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या बता रहा है बराबर, ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य 20 मानो, क्रय मूल्य 16 मानो। 16 में खरीद के 20 में बेचोगे तो, अरे 16 में खरीद के 20 में बेचोगे तो लाभ होगा कितने का 4 का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है लाभ। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 300। भाई सीधा दिख रहा है 300 का 10% 30 ही बढ़ेगा। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, अरे यार 300, विक्रय मूल्य कभी भी आ जाए आंख बंद करके 100 पर रख दिया करो, 10 का लाभ 110 रख दिया करो। ध्यान रखना विक्रय मूल्य कभी, इन बातों को नोट कर देना, विक्रय मूल्य कभी भी आ जाए पूरी लाभानी में 100 ऊपर, अदरवाइज 100 हमेशा नीचे। विक्रय मूल्य कभी भी आ जाए 100 ऊपर, रट लेना, हमेशा काम आएगा आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राम ने एक रेडियो 5% हानि पे बेचा, 5% हानि पे बेचा, यदि उसे 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ मिल गया होता। बताओ परसेंटेज में कितना ज्यादा 10%, रुपए में कितना ज्यादा 80, 1% का मतलब क्या हो जाएगा 8, क्रय मूल्य 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा 800, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद उसमें फिर 70% की वृद्धि कर दी गई, क्या हुआ साहब। तो जब भी कंसेक्यूटिव इफेक्ट हो तो आप सीधा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 से कर लिया करो। 50 की कमी 70 की वृद्धि, 1 प्लस 1 माइनस आते ही माइनस, 50 गुणा 70 बटा में 100, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 35, तो 15 की क्या आ रही है कमी आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस अगर हो तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 से कर लिया करो। ठीक है, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। ये 22,600 जो है 13 का लाभ यानी 113 में बेचा है। अब कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, 13% का लाभ हुआ है। 113 से 2, 13 दूना 2600 है क्या इसमें, बिल्कुल जी हाँ है भाई। 13% का लाभ हुआ है तो 113 में बेचा है, 113 की वैल्यू 22,600,
113 की वैल्यू 22,600, तो 1 की वैल्यू 22,600 बटे 113। लाभ पूछ रहा है तो जो पूछ रहा है वो गुणा में करो 13, ठीक है ना, सिंपल। दिलीप ने क्रेडिट उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा, उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, कितना परसेंट लाभ हुआ? जो भी उसकी एमआरपी है, ठीक है, 3/4 में यानी 75 में खरीदा और फिर क्या किया, 20% अधिक में बेचा, जो भी मूल्य है ना 20% अधिक 120 में बेचा। अरे 75 में खरीद के 120 में बेच रहा है, 45 का लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 15 से 3, 15 से 5, 5 से कितना 20 और 20 दिया, आंसर बताओ कितना हो जाएगा 60, 20 दिया, आंसर बताओ कितना हो जाएगा दोस्तों 60 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यदि 20 पेन की कीमत 25 पेन की विक्रय कीमत के बराबर है तो विक्रय कीमत तो 20 और क्रय मूल्य 25, 25 में खरीद के 20 में बेचोगे, 5 की हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, 5 से 5 20% की हानि हो जाएगी भाई, कितनी 20% की। बीच में बराबर चिन्ह लगा दिया करो, क्रय मूल्य इधर वाला विक्रय मूल्य इधर वाला, सीधा आपका हो जाएगा, इसमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। कुछ आम 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना है, 1 रुपए में 10 की दर से बेचे, पहली बार यहाँ से गुणा करना है, 10 8 एकम 8, 10 की चीज 8 में गई, 2 का नुकसान, नुकसान बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, 20% का नुकसान है भाई, कितना 20% का नुकसान है। चलिए अगला 336 अनुपात 216, अरे यार एक्स का मान बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के करो ना, है तो 336 गुणा में x बराबर 216 गुणा में 980, ये 336 को यहाँ नीचे लेके आ जाओ। अब इसको आराम से काट लो आप, चलो काटो इसको आराम से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, ये तो अभी भी कटेगा, 4 से काट दो कितना 28 बार, 4 से काट दो कितना 18 बार, ये तो अभी भी कटेगा, 2 से काट दो कितना 14 बार, 2 से काट दो कितना 9 बार, 14 से 7, 7 नाम 63, 630 है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, ये तो काटने पीटने का सवाल हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 में, सिक्के 2:3:5 में, अब बताओ 1 रुपये वाले 2 सिक्के 2 रुपये, 50 पैसे वाले 3 सिक्के 1.5 रुपये, 25 पैसे वाले 5 सिक्के 1.25 रुपये, कुल मिला के रुपये 2 और 1 3 और 1 4.75 हो गए। आप कह रहे हो 4.75, सवाल कह रहा है 228, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 228 बटे 4.75, एक की वैल्यू ये हो जाएगी शायद, एक की वैल्यू 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो यही है ना, तो गुणा में यहाँ पे 3 कर दो, पॉइंट हटाओ 2 जीरो लगाओ, 25 से काटो कितना 12, 25 से काटो 25 एकम 25, 25 नम्मा 200, 19 एकम 19, 12 12 144 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा आप एग्जाम में भी आपको एज इट इज इसी तरह स्टाइल में पेन चलाना है, मैं तो यूं मान के चल रहा हूँ जैसे मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ, बस एग्जाम में इस तरीके से किसी से बातें नहीं करनी और इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। 15:19 के अनुपात के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटानी चाहिए 3:4 में, क्या घटाएंगे 3:4 में, ऑप्शन में से घटा घटा के देख लो, एक घटाओगे तो 14, 18 तो 3 4 बन रहा है क्या? नहीं, ये तो 7 9 बन रहा है, ठीक है। 2 घटाओगे तो 13 और 17, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, ठीक है। 3 घटाओगे तो 3 घटाना 12, 3 घटाना 16, 4 से 3, 4 से 4, बिल्कुल ये सही है। 3 घटा के कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड, बाकी यूं माइनस एक्स करके और बराबर में 3/4, कौन माथा पूरी करेगा, एग्जाम पास करना है, स्टाइल तो बाद में मारते रहेंगे। 3 संख्या 3 2 5 के अनुपात में उनके वर्गों का योग, देखो वर्गों का योग घनों का योग देते ही तुरंत प्रभाव से एक्स मान लिया करो। चलो ये बताओ 3 तिया 9x², 2 दूनी 4x², 5 पंजे 25x² आपको दे रखा है 1862, 25 4 29 और 9 38x² बराबर 1862। तो दोस्तों x² बराबर 1862 में 38 का भाग दे दो, 19 से कटेगा 2, 19 नंबर 171, 19 152, कितना 49, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, x बराबर 7 आ गया तो दूसरी संख्या 7 दूनी कितनी आ जाएगी 14, दूसरी संख्या 7 दूनी 14, ठीक है ना। वर्गों का योग घनों का योग, वर्गों का अंतर घनों का अंतर हमेशा x मानना, नहीं तो कोफिशिएंट में प्रॉब्लम होती है। एक घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाई दे रखी है 4 तथा 6, ठीक है, ये तो हो गई घंटे वाली और ये हो गई मिनट वाली। घंटे वाली मिनट वाली लंबाई क्या दे रखी है 4 और 6, 2 दिन में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई दूरी, 3 दिन में मिनट वाली सुई, 2 दिन में, हाँ भाई ये 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे
12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 12 घंटे में, 12 घंटे में एक चक्कर, तो फिर कितने हो गई, 48 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, 4 चक्कर। इसकी क्या रिपोर्ट है, ये मिनट वाली है ना, 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 1 घंटे में, 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 1 घंटे में, तो 24 घंटे में 24 चक्कर, और 3 दिन में, अब इसको काट पीटते रहो, 2 पाई से 2 पाई गया, और 4 से आपका 6 बार गया, फिर 2 से 2 बार गया, और 2 से आपका 3 बार गया, तो 1 3 3 होती है 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ठीक सवाल आया पहला। 671 रुपए की राशि एबीसी में प्रकार है, उनके भाग की राशियों में से 3 7 9 रुपए बढ़ाए जाने पर 3 7 9 रुपए बढ़ाए जाने के बाद में अनुपात ये 3 और 7 10 और 9 19 बढ़ाओ, तो 19 बढ़ाओगे तो 690 हो जाएगा। 690 को इस अनुपात में 3 और 2 5 और 1 6, 6 का भाग दो 115, 115 115 का गुणा कर दो, 115 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 230। 230 7 बढ़ाने पर आया है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, 223 रहा होगा। पहले क्या रहा होगा, 7 बढ़ाने पर 230 है, तो पहले तो 223 रहा होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दिया हुआ है, मान लो 6x 7x 8x। अब इन सबको जोड़ो, जब इन सबको जोड़ोगे तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 और 6 21x, डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दे रखा है 14 बराबर 21x, 7 से 2 7 से 3 x बराबर 4/3। आपको क्या चाहिए, सी का मान, तो तीनों के मान में से a प्लस बी को घटाओ, a प्लस बी यानी कि 6 गुणा x को घटाओ, यानी कि 8 को घटाओ, 14 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 6 आपका आंसर रहेगा। ये अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखना, ठीक है ना, 6 इसका आंसर रहेगा। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए सी डी वृत्तानुपात में है। तो जब दो अनुपात समान है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर ये हो गई होगा, बी सी बराबर ए डी हो गई होगा, तो बी सी बराबर ए डी, ठीक है। ए सी डी वृत्तानुपात का मतलब इनका जो अनुपात है वही अनुपात इनका है, ए अनुपात सी जो है वही सी अनुपात डी है। फिर बताओ सी स्क्वायर बराबर ए इंटू डी ए डी होगा, सी स्क्वायर बराबर ए डी होगा। देखो बी सी बराबर ए डी की जगह पे रख दो सी स्क्वायर, तो एक सी गया तो बी बराबर सी, बी बराबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक अच्छा सवाल है, 3 लगातार चौके पड़ चुके हैं भाई, तब से तो डॉट बॉल चल रही थी। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी, छात्रों की संख्या का 4/5 है। छात्रों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या का 4/5 यहाँ आ जाएगा। बोलो 5 और 4 9, 9 का भाग दे दो 6 6 6 6 6 6 6 चौका 24 6 पंजे 30। छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। हरी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करना जरूरी है, उसने 24%, तू तो 12% से रह गया। 36 चाहिए थे, तेरे को 24 मिले, तू तो देवता 12% से रह गया, अंकों में 9 से रह गया। 1% का मतलब 9/12। पूर्णांक पूछ रहा है तो पूर्णांक के लिए तो गुणा में 100 करो, 4 से 25 करो, 4 से 3 करो, 3 से 3 करो, 25 तिया 75 करो, 25 तिया 75 करो, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो जरा, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% बराबर दिखते ही x माइनस वाई तो ले लो 30 और x प्लस वाई ले लो 50, ठीक है ना। और दिमाग के अंदर ही वैसे दो संख्या बता दो, वैसी दो संख्या बता दो सोच के दिमाग के अंदर ही, 40 और 10 50, 40 में 10 गया तो 30। y x का कितना परसेंट है, ये y जो है x का 40 का कितना परसेंट है, तो आप क्लियर देख लो कितना परसेंट आ रहा है। 4 का भाग 100 में दोगे तो 25%, ये तो फिर से डॉट बॉल चली गई भाई। 130 का कितना परसेंट, 11.7, ये मतलब 11.7, 130 का कितना परसेंट है 11.7, 130 का देखो परसेंटेज जब भी निकल भाई, जिसके साथ में ये का या से होता है ना, उसको हमेशा नीचे रखा करो, ठीक है। 0 से 0, पॉइंट से 0, 13 का भाग दे लेना, कितना आ जाएगा 9। वैसे भी दिख रहा 13 नंबर 117, वैसे भी क्लियर ही दिख रहा है ये। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर जितनी वृद्धि और उतनी अगर कमी करोगे तो हमेशा कमी होगी, और कमी कितनी होगी, स्क्वायर बटा 100, 400 में 100 का भाग दोगे 4 की कमी होगी। ये गलती से भी मत कर देना, ठीक है ना, ये गलती से ही मत कर, जितनी वृद्धि उतनी कमी, तो हमेशा कमी। किसी संख्या के 65% उसी के 35% का अंतर, तो आप बताओ 65 और 35 में आपके हिसाब से कितना अंतर है, 30% का अंतर है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, 22.2 का अंतर है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.2/30।
चाहता क्या है ये, उस संख्या का 50%, तो गुणा में क्या कर दो भाई, जो भी चाहता है ना बस वो गुणा में कर दो। अब काटो इसको जरा, 0 से 0, ठीक है। 3 सत्ते 21, 1 3 चौका 12, 5 सत्ते 35 में 2 जोड़ देना, 37 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 37 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से एक डॉट बॉल चली गई है, तो कोई ना कोई तो आएगी, खैर कोई ना कोई। किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय और 50% लड़कियां। ओह, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 40% भारतीय, तो इसका मतलब फॉरेनर कितने हो गए? 60। 50% लड़कियां हैं। 50% कौन है? लड़कियां। 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। 50 लड़कियां हो गई भाई। भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं। जो भारतीय विद्यार्थी हैं इनका 25%, 1/4 लड़कियां। तो लड़के कितने बचे? 30। लड़के कितने बचे? 30। अब देखो 50 में से 10 लड़की यहाँ हो गई, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी? 50 में से 10 को घटा दो, 40। और 40 के बाद में फिर ये लड़के कितने बचे? 20। तो गैर भारतीय विद्यार्थियों कितना परसेंट लड़के हैं? 20 लड़के हैं भाई साहब। कितने में से? 60 में से। तो 20 लड़के हैं कितने में से? 60 में से। परसेंटेज के लिए 100 कर दो, 3 का भाग 100 में दोगे 33 सही, 1/3। ये थोड़े से चौका तो खैर फिर भी नहीं कहूंगा, लेकिन भाग के 3 दिन तो यू मानो ले ही लिए, ठीक है ना। अगला सवाल, x में x का 5% जोड़ने पर परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए। तो अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था, जितना परसेंट बढ़ा के अगर उतना ही परसेंट घटाओगे तो हमेशा क्या होगा? कम होगा। हमेशा क्या होगा? कम होगा। ये तो अभी अभी बताया ही था। 80 का कितना परसेंट? 80 है, अरे पूरा पूरा ले ले भाई, पूरा पूरा यानी 100% ले ले। पूरा पूरा ले रहा है तो 100% ले रहा है, 80 का 100% ही रहेगा। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है। कोई संख्या का 1/4 का 1/3 बराबर 15, तो बताओ वो संख्या बराबर में क्या हो जाएगी? 4 तिया 12 गुणा 15, 180 हो जाएगी। संख्या आ गई। उस संख्या का 30%, 180 का 30%, बताओ 0 0 18 तिया 54 आपका आंसर हो जाएगा। सीधा देखो, वहीं के वहीं टिक लगा रहा हूं मैं, अलग से रफ वर्क नहीं कर रहा हूँ। पेन चलाओगे टाइम लगेगा, पेन चलाओगे आधा दिमाग में करो, आधा ऐसे ही करो। 8 संख्या का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना? 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछी गई। देखो 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 8 अधिक है। ये दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो कितना बताया गया? 18। इन दोनों संख्याओं को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत 87। इन दोनों को हटाओ, दोनों को हटाओ, शेष संख्याओं का औसत कितना? 87। शेष बचेंगे कितनी है? 6। फिर ये 99, दो संख्या भाई एवरेज 99, तो 99 99 कितना? 198 तो गई, प्लस 12 12 कम हो रहा है। 6 संख्या 12 12 कम, 112 की 72 कम, तो 72 कहाँ गया? यही लेगी 270। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना है? 270 है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो बता दो फिर, ये कट ही जाएगा। 2y कितना हो जाएगा? 280 288। तो y कितना हो जाएगा? 2 का भाग दे दो, 144 मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी सवाल सवाल तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से करना है कि भाई तुम्हारा 6 कम हुआ है, सॉरी तुम्हारा 12 12 कम हुआ है, 6 संख्या 12 12 कम, तो कुल मिला के 72 कम के। तुम्हारा 72 कहाँ गया? सर हमारा 72 जो गई है वो ले गई। तुम्हारा 72 कहाँ गया? कि हमारा 72 जो गई है वो लेके जा चुकी हैं। चलो अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत 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 कौन सा? 21 और 55 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी रहेंगी? पहले तो ये देखो, 21 तो 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53। इनका क्या चाहिए? औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राशियों का दोस्तों योग करना है और राशियों की संख्या योग करो। 3 और 7 10, 3 13 और 1 14 14 14 14 14 और 7 21 और 1 22 22 22 22 22 और 9 31 और 3 34 का 4 हासिल लगी। 3 और 5 8 4 12 और 4 16 और 4 20 और 3 23 और 3 26 2 28 और 2 30। भाग का ही का देना है 8 का। 8 चौका 32 ज्यादा 8 30 24, 6 बचा। 8 30 24 6 8 फिक्स 38 आ रहा है तो यार
हाँ तो है ना ऑप्शन में फिक्स 38, कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। पति पत्नी 5 साल पहले 23 के थे, तो आज 28 के नहीं हो गए क्या? जब उनका विवाह हुआ तब पति पत्नी उनके बच्चे की औसत आयु 20, पति पत्नी बच्चा 3 आ गए, औसत 20, तो टोटल 60। तो बताओ बच्चा कितने का है वर्तमान में? 4 का नहीं हो गया क्या? बच्चा वर्तमान में कितना? 4 का नहीं हो गया क्या? एकदम शॉर्ट, एकदम फास्ट, शॉर्ट एंड फास्ट, शॉर्ट एंड फास्ट, शॉर्ट एंड फास्ट बराबर सिलेक्शन। 11 ट्रिक लग रही है कहीं? हाँ, मैंने कोई सूत्र लिखा है? नहीं, सूत्र नहीं, ट्रिक नहीं, बेसिक व्यवहारिक। 11 परिणामों का औसत 55 है, प्रथम 6 का औसत 52 है, अंतिम 6 का इतना, छठा परिणाम। 11 परिणाम, ये 11 परिणाम, औसत कितना है? 55। 11 पंजे 55 का 5 के 55, 605 हो गया। अब पहले जो 6 है ना, इनका कितना बता रहा है? 52। कितना हो गया भाई? 312। अंतिम 6 जो है ना, इनका क्या बता रहा है? 57। कितना हो गया भाई? 342। घटा लो 300, 300, 654 में से 605 घटाया तो 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिमाग में करो। एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत 46 है, लड़कों तथा लड़कियों के औसत वजन 50 और 40 है, तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के मध्य में कितना अंतर है? हाँ भाई, लड़के 50 के, लड़कियां 40 के, और सभी का वजन कितना है? 46। अंतर बताओ 6, अंतर बताओ 4, 3:2। तो बताओ 3 और 2 5, भाई 100 को बांटोगे, 3 और 2 5, 5 का भाग दे दो 20 बार, 20 या 60, 20 दूना 40, 60 और 40 में अंतर कितने का है? 20 का अंतर है। 60 और 40 में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 100 विद्यार्थियों के अंकों को मात्र 40 पाया गया, बाद में पता लगा कि 53 को 83 पढ़ लिया। वाह, ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया भाई। कितना? 30 ज्यादा पढ़ लिया, 30 ज्यादा पढ़ लिया, तो 30 कम करो, 30 कम करो। 100 विद्यार्थी 30 कम करो, 100 विद्यार्थी 30 कम करो, 0.33 कम करो, 40 है 0.33 कम करो, 40 है 0.33 कम करो, 40 है 0.33 कम करो। 53 को 83 पढ़ लिया, 30 ज्यादा पढ़ लिया, 30 ज्यादा पढ़ लिया तो 30 को कम करो सही करने के लिए, 30 को कम करो। 100 विद्यार्थी 30 कम करो, सब में 0.33 कम करो, 40 था 0.33 कम कर दो, सवाल खत्म हो जाएगा। 5 संख्या को औसत 7 है, 3 नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या को 8.5 हो गया। संख्या 5 औसत 7 35, 3 संख्या सम्मिलित कर ली, औसत कितना हो गया? 8.5। कितना हो गया? 64 4 68। इन 3 संख्याओं के सम्मिलित होते ही टोटल 33 बड़ा, 3 संख्याओं के सम्मिलित होते ही टोटल 33 बड़ा। इसका मतलब 3 संख्याओं का टोटल 33 है, तो 3 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगला सवाल देखो। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला तीसरा, 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा गुणज आंसर रहेगा। तो 3 का तीसरा गुणज क्या होता है? 9। 3 का तीसरा गुणज क्या होता है? 9। चलो आगे। 120 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 35 था, पास हुए वालों का 39 है, फेल होने वालों का 15 है, इन सभी का 35 है, अंतर बताओ 4, अंतर बताओ 20। तो बताओ पास और फेल वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5:1, बांटो 5 और 1 6, 6 का भाग दो 20, 20 का गुणा करो, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, तो पास 100 हुए, फेल 20 हुए, तो पास 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 कितने हुए? 100 हुए। चलो अगला सवाल देखो। हरि राम और श्याम एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें से प्रत्येक 10,000 रुपए का निवेश करता है। प्रत्येक हरि राम और श्याम प्रत्येक कितना निवेश कर रहा है भाई? 10,000 रुपए का निवेश कर रहा है। आगे पढ़ा नहीं है मैंने, फालतू की लिख दिया ये। 5 माह बाद हरि अपने 5,000 रुपए वापस ले लेता है, राम 4,000 रुपए वापस ले लेता है, परंतु श्याम 6,000 रुपए और लगा देता है। वर्ष के अंत में 33,900 रुपए के लाभ में से राम का लाभ। हाँ जी भाई, कितने? 5 महीने बाद में, तो 5 महीने तक तो देवताओं तुम्हारा पैसा यही रहा है ना? हाँ जी साहब, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद में बोल। हाँ भाई हरी तू बोल, भाई साहब मेरे 5,000 रुपये वापस दे दो, तेरे 5 ही बचेंगे 7 महीने के लिए। तू बोल भाई राम, भाई साहब 4,000 रुपये वापस दे दो, तो 6,000 बचेंगे 7 महीने के लिए। तू बोल भाई, भाई साहब 6,000 रुपये और लगा रहा हूँ, 16 हो गए, बचे 7 महीने के लिए। इस अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, ठीक है ना? ठीक है ना? अब बताओ ये कितना हो गया? 50 35 85 हो गया, 50 42 92 हो गया, 50 112, 50 112 162 हो गया शायद। ठीक है, बांट लेना भाई इसको। चलो करो इसको। 5 2 7 2 9, 16 9 25 8 33, 339 की वैल्यू क्या दे दी है ये? तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 100, एक की वैल्यू 100 हो गई, तो राम का
1 में 100 आंसर हो जाएगा। 1 की वैल्यू 100 तो राम का 1 में गुणा 100, 1 में 100 आंसर हो जाएगा। सचिन अनिल अंकुर ने एक व्यापार में इतने 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 लगाए वर्ष के अंत 26 400 लगाए, 27 600 लगाए, 28 800 लगाए, 20 20 20 और कटे तो और काट लेना। 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 3 बचा, 4 नाम, 4 सत्ते 28, 4 दूनी, ठीक है 66 75 और 72 और कट रहा है क्या? 3 से 24, 3 से 23, 3 से 22, ठीक है भाई। तो 69,000 के लाभ में से अंकुर का, तो अंकुर कौन सा अंकुर से चलेंगे? ये है अनुपात बटे अनुपातों का योग करो, देखे योग करो 23 और 2 25 और 20 45, 45 और 20 65 69 इंटू ए यार कमाल कर गया, तो 24,000 आंसर हो गया। फालतू गई, कितना आंसर हो गया भाई? 24,000 आंसर हो गया। ये तो सब फुलटोस बॉल चल रही है यार, उड़ाते चलो इनको। 3 साझेदार एबीसी ने व्यापार में इतने 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 लगाए, वर्ष के अंत में 50 400 का लाभ हुआ है। कितने लगाए? 102 लगाए, 138 लगाए, 192 लगाए। बात खत्म करो, बात खत्म करो। तो बी का लाभ, तो बी का लाभ अनुपात बटे अनुपातों का योग करो 138 140 240 340 340 340 340 340 340 जोड़ो इसमें देखो 532 आएगा क्या? और गुणा में जैसे बांटना है 50 400। बात खत्म करो, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। तो चलो ये कटे तो इसको काट लो पहले। तो 2 छक्की 12, 1 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 1 2 छक्की 12, 266 266 6 6 12 23 एकम 23 3 30 73 102 138 192 जोड़ना है यार इसको एक बार। और किसका चाहिए? बी का लाभ, एक अनुपात 8 और 2 10 कितना हो जाएगा ये? तो 8 और 2 10, 2 और 8 10 और 2 12 2 लगे 1 और 9 10 3 13 13 13 13 1 2 3 4 रहेगा ना यार, 432 गलत कर दिया था ना, 432। चलो काटो, 2 से 69 और 2 से कितना? 2 दूनी 4, 216, ठीक है। और 3 से 23, 3 से 72, ठीक है ना। 72 से सीधा उड़ रहा होगा फिर डेफिनेटली, 72 से सीधा उड़ा दो इसको, कितना? 7 दूनी 14, 7 बार और 23 सत्ते 161 के सामने 2 जीरो, 161 के सामने 2 जीरो। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई है ना। चलो अब इतनी सब में हो जाए तो गड़बड़ नहीं हो जाए पूरी। कुमार तथा दीपक के व्यापार में साझेदार हैं। कुमार ने 5,000 रुपये 5 माह के लिए, दीपक ने 6,000 रुपये 6 माह के लिए। 5,000 रुपये 5 माह के लिए, 6,000 रुपये 6 माह के लिए, तो इसका तो 25, इसको क्या मिलेंगे? 36। वर्ष के अंत में 610 रुपये में से दीपक को क्या मिला भाई? अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में 610, ये 10 36 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 360। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 70 नंबर। ये तभी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन का तिगुना है। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन का तिगुना, बी मतलब बी के दुगने समय तक लगाया। ये तो है ही नहीं। ए ने धन तिगुना लगाया और समय भी दोगुना लगाया, 6:1 मार दो। बी का लाभ 4,000 है, एक का मतलब 4,000, तो 7 का मतलब 4 सत्ते 28,000, एक का मतलब 4,000, तो टोटल 7 का मतलब 7 चौके 28,000। ठीक है, ए बी सी मिलकर एक साझा व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का दोगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। ए की पूंजी का दोगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो आप मुझे जरा यहां से ए का मान 3, बी का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 1। चलो करो इसको फटाफट से सॉल्व। तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेना। तो कितना हो जाएगा? 6 4 1। तो कुल लाभ इतना, तो सी का लाभ अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में 5940। ठीक है, 11 से बांटो, 11 पंजे 55, 11 चौका 44, 540 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो तो ये चीज ध्यान रखना इस बात को। अगला सवाल देखो। मनोज ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद मधु समान धन लगाकर व्यापार में, समान धन तो 50,000 लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,000 है। भाई देखो, मनोज तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरे 12 महीने रहा, मधु 6 महीने बाद आई, 6 महीने रही, तो 2:1 बांटो इसको।
तो मधु का 2:1 बांट दो भाई। 18,000 को 2:1 में कैसे बांटोगे? 12,000 और 6,000। 12,000 और 6,000 तो मधु का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सीधा बांटना। 50,000 को लिखने की जरूरत है क्या? समान धन है तो 50,000 को क्या ही लिखना, नहीं लिखना है। नीना तथा मीना, ये नाम और ऐसे देता है यार। 30,000 और 45,000 रुपये लगाए, इसने 30,000 लगाए, इसने अब ये जीरो क्यों लिखनी फालतू की, नहीं लिखनी है। 2 वर्ष बाद में, तो 2 वर्ष भी क्यों लिखना है फालतू के? 15 से 2, 15 से 3 बांटो 1,50,000 को। 3 और 2 5, 5 का भाग दो 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 तिया 90। चलो आगे पढ़ो। गौतम ने 6,000 रुपए के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 8 माह पश्चात गौतम ने 6,000 रुपए से निवेश प्रारंभ किया। 8 माह पश्चात 35,000 रुपए निवेश करके जतिन, और गजब पैसे लगाए यार, ये गौतम ये जतिन, इसने कितने लगाए? 6, इसने कितने लगाए? 35, लेकिन 8 महीने बाद, ठीक है ना, 8 महीने बाद, 2 साल बाद दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में होगा? 2 साल, तो ये तो पूरे 24 महीने, 8 महीने बाद आया तो कितने? 16 महीने रहा। अब देख लो आराम से आप क्या क्या रहने वाला, मुझे क्या पता। 8 से 2, 8 से 3 कर लो, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? 2 से काट दो 3 बार। और कुछ कट रहा है क्या? ये 9 है, ये 35 है, तो कितना आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बांटने कूटने के तो कुछ है ही नहीं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। 20% छूट दिया तो विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से तो 80 हो गया, भाई साहब कह रहे हैं 24 हो गया, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/80। अंकित मूल्य पर 30% छूट दोगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 70 होगा, गुणा में 70 कर दो। 0 से 0, 8 से 3, 3 से 21 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट आते ही ये कर दो आप, तो कॉन्जुगेटिव इफेक्ट आते ही ये कर दो, और कुछ नहीं करना है। वृद्धि की तुरंत कमी की, वृद्धि की तुरंत कमी की तुरंत प्रभाव से आपको ये का यही करना है। चलो अगला। 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचाए। 25% छूट मिल रही है, 25% बचा रहे, छूट का मतलब यही तो हुआ। तो आप तो कह रहे हो 25% बचाया, भाई साहब क्या करें 20 बचाया है, तो छूट से पहले स्वेटर तो पूरे 100% यानी कि 4 गुना, यानी कि 4 गुना करो भैया, 80 का था, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे, सही है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे लाभ आएगा, यही गलत है, आगे क्या ही पढ़ना, लाभ आएगा। चलो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 50% छूट देने के बाद लाभ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ एरर है भाई। यहाँ शायद 50% का ही लाभ है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, क्रय मूल्य 100, 50% का लाभ तो 150 में ही तो बेचोगे, ये विक्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य कभी भी आ जाए 100 पर, 50 की छूट तो 50 कम करके लिखो, 50 से 3, 3 गुणा 100, बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था? 300 रुपये था, या 50% था आपके पास, तो कैसे सही होगा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ग्राहकों को अंकित 10% छूट देता है। सेम क्वेश्चन आ गया, पहले 25 बढ़ाया फिर 10 कम किया, प्लस की 25, 10 की कमी, 25 गुणा 10 बटा 100, 25 में 10 गया तो 15, ये कितना आ जाएगा? 2.5, कितना आ जाएगा? 12.5, बात खत्म। चलो आगे। रामलाल अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट हो क्या रहा है? सेम टू सेम, 10%, 30% अधिक किया, 10 की छूट दे दी, 30 गुणा 10 बटा 100 कितना हो जाएगा? 20 में 3 गया तो 17% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो कॉन्जुगेटिव इफेक्ट हो, इनको हमेशा इसी तरीके से करना, इतना बढ़ाया इतना कम कर दिया, लगा दो कॉन्जुगेटिव इफेक्ट वाला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 लगा दो इसको। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाए? मान के चलो क्रय मूल्य कितना? 100, 8% का लाभ चाहिए तो 108 में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कभी भी आ जाए 100 पर रख दो, 10 की छूट तो 90 रख दो, 9 से 12, 12 गुणा 10, 120। भाई साहब 100 रुपए की चीज पे 120 MRP लिख रहे हो, कितनी बढ़ाई? 20% बढ़ाई। एक लाइन के अंदर है 100% बेसिक है, इसलिए सूत्र की जरूरत नहीं है। P% Q% के क्रमागत बट्टे आ गई ना, वही बात देख लो, क्यों भाई आ चुकी है वही बात। तो क्या रहेगा? P की छूट Q की छूट माइनस P माइनस Q प्लस PQ अपॉन 100, इतने की छूट मतलब माइनस में आ रहा है ये, और अब माइनस बाहर है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आपको ये तो याद करना ही है। जयपुर से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है, हर 40 मिनट में। पूछताछ क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही निकली है यार,
अगली बस 9:45 पाएगी, अगली बस 9:45 पाएगी, हर 40 मिनट में बस है। इसका मतलब पहली बस 9:05 पे निकली होगी, और ये क्या कह रहा था 10 मिनट पहले ही निकली है, मतलब ये बातचीत कब कर रहे हैं, ये 9:15 पे ये बातचीत चल रही है। ठीक है ना। तो ये पूछताछ सूचना कितने बजे दी, 9:15। घर से 4 किलोमीटर की चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो कितनी देरी, 5 मिनट देरी से पहुंचा। और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय से घर की दूरी, दूरी का सीधा आप दिमाग में सूत्र याद कर लो। ऊपर तो चालों का गुणनफल ये फिक्स है, ठीक है। नीचे चालों का अंतर कर देना, क्योंकि आपके पास में समय का अंतर है 9 मिनट, मिनट को घंटे में जरूर बदल देना। 20 से 3, 3 का भाग 9 में दोगे तो 3 किलोमीटर, याद रखना इस केस में, ठीक है ना। तो ऊपर तो चालों का गुणनफल फिक्स है, नीचे चालों का अंतर, क्योंकि समय का अंतर अपने पास में है। सीधा याद रखना इस सवाल को आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 10 की चाल से जाता है, वापस 15 की चाल से आता है। उस विद्यार्थी की औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई, 5 से 3, 5 से 5, 5 से 2, 3 दूना 6 दूना 12, इसका आंसर हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ई और बी की चाल 5 और 6 है, गजब। ई और बी की चाल 5 और 6 है, मान लो इसकी 5 और मान लो इसकी 6, 5 और 6। 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ है, दौड़ कितनी है भाई, 1.2 किलोमीटर की दौड़ है। बी ए को 70 मीटर आगे से शुरुआत करने की अनुमति देता है। बी ए को, कि तू 70 मीटर आगे चल। 70 मीटर आगे का मतलब 1200 में से 70 घटाना, 1130 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा इसको तो। और तुझे बेटा पूरा दौड़ना पड़ेगा, तुझे तो पूरा दौड़ना पड़ेगा 1200 मीटर। तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा, तो इसको 5 मीटर कर लो ना एक बार के लिए, 5 मीटर कर लो, इसको भी 5 मीटर कर लो, ठीक है ना। इसको भी 5 मीटर कर लो। तो हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है बताओ। तो 6 के हिसाब से 1200 मीटर गया, यानी कि यूं मान लो आप तो 200 सेकंड लगे। 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मान लो इसको 200 सेकंड लगे, तो 200 सेकंड में तू कितना चल पाएगा भाई, 200 सेकंड में 5 के हिसाब से तू तो यार 1000 ही चल पाएगा। तो मूर्ख फिर भी आ गया, हार गया 130 से, तो गड़बड़ हो गई यार। कौन जीतेगा, ये तो यही जीत रहा है, बी जीत रहा है भाई। कितने से जीत रहा है, 130 से जीत रहा है, ठीक है ना भाई। 6 की चाल से 1200 गया, यूं मान लो 200 सेकंड लगे, 200 सेकंड में तू कितना जाएगा, 1000, 130 से हार गया तू, तो बी जीत गया 130 से, ठीक है ना। बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से करना, कुछ ही नहीं है इनमें। एक रील, प्रथम 5 किलोमीटर का सफर 30 की चाल से, बाद में 15 किलोमीटर सफर 15 की चाल से। देखो क्या क्या ले रहा है, 5 किलोमीटर का सफर तो 30 की चाल से, फिर 15 किलोमीटर का सफर 45 की चाल से है, तो औसत। अब बताओ पहले तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये चाल है रे यार, ये क्या चीज है, चाल है, स्पीड। तो बताओ समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 1/6, 1/6 घंटे यानी 10 मिनट लगेगा। दूरी बटे चाल 1/3 घंटे यानी कि 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो पूरी यात्रा की औसत, औसत क्या होता है, औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। औसत चाल पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 5 और 15 20 किलोमीटर हो गई, टोटल टाइम 10 और 20 30 मिनट, आधा घंटा हो गया। पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सा है, कुछ ही नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, ठीक है भाई रुक जा, तेरे को किसने मना किया है। जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए, बी निकलेगी इसलिए रुकी है ये, इसलिए रुकी है ये, ठीक है ना, बी निकलेगी इसलिए रुकी है ये। चलो साहब देखते हैं, चलो एक फोन आ गया था यार, है ना। तो 375 मीटर लंबी वाली इस रेलगाड़ी को निकलना है। बी की गति दे रखी है कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखना, और ये पूरा मीटर में मामला है। तो कितनी समय में पार कर जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, पहले तो दूरी करो, कितनी हो गई दूरी, 300 200 500 600 मीटर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, 18 से 5, 5 पंजे 25, 25 का भाग देंगे, समय कितना आ जाएगा, 24 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, कितने, एक ट्रेन घंटे में 50 किलोमीटर, ये क्या लिख रहा है यार, चलो देखते हैं। 1.5 घंटे 70, अच्छा यहाँ कोई समय है यार, ट्रेन की औसत गति पूछ रहा है। एक ट्रेन इतने घंटे में 50 की चाल से, फिर 1.5 घंटे 70 की चाल से चलती है।
देखो यहाँ तो 1.5 घंटे 70 की चाल से गई, तो 70 और 35 105 किलोमीटर तो यहाँ चल रही। अब वहां यार वो 2 घंटे या कितने घंटे, जैसे मान लो वहां सपोज अगर मैं मान लो 2 घंटे मानता हूँ, ठीक है, तो वहां कितनी चल चुकी है 100, तो कितनी हो गई 205 किलोमीटर। और कितनी देर में 1.5 और 2 3.5 घंटे में 7/2, तो 7 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा पूरा पूरा के पॉइंट में जा रहा है। अगर इसको मैं दोस्तों 3 घंटे करूँ, ठीक है ना, तो 50 दिया कितना हो जाएगा फिर 150, और 150 और 105 कितना होता है फिर 255, और 3 9/2, 5×5 = 10, 2 12, 3 से 3, 3×8 = 24, 1 3 5 15, फिर भी यार ये नहीं जा रहा। तो वहाँ पे क्या है आधे घंटे 1/2 घंटे तो नहीं है कहीं, होगा इसी तरीके से है ना। यहाँ पे क्या अगर ये 1/2 घंटे भी अगर होता है तो फिर 25 आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 1.5 और 2 तो 65 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लेना, कुल मिला के बाद हल्की सी एरर है और कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। एक्स वाई जेड की गति का अनुपात इतना है, पूरा करने में लिए जाने वाले समय, तो भैया समय तो जिसकी चाल ज्यादा समय कम लगेगा, उल्टा इनवर्स रिलेशन रहेगा। इनवर्स तो इनवर्स रिलेशन निकाल दो, तो या तो 1/2 1/3 1/4 को सॉल्व कर लो, और या फिर याद है क्या, पहले को छुपाओ 3 चौका 12, दूसरे को छुपाओ 2 चौके 8, अब तीसरे को छुपाओ 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 2 से 6, 2 से 4, 2 से 3, 6 4 3 आपका आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिपाही एक चोर को 114 मीटर पीछे से देखता है, ठीक है ना, ये सिपाही और ये चोर 114 मीटर पीछे से देखता है। सिपाही 21 मीटर 1 मिनट में, चोर 15 मीटर। ये 21 मीटर पर मिनट चल रहा है और ये 15 मीटर पर मिनट चल रहा है, तो कितने समय में पकड़ लेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दिशा समान है तो चालें घटेंगी, 6 का भाग देना, 19 6 114, 19 सेकंड में ये पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 13,360 रुपए की धनराशि इतने % ब्याज की दर से उधार ली गई, तो उसकी वापसी 2 वर्ष में समान किस्तों में की गई, प्रत्येक किस्त की राशि पूछी गई है। पूरा मत करना इसको सॉल्व, मैं आपको एक बहुत ही शानदार गजब की चीज बताने वाला हूँ, पूरा सॉल्व मत करना, आप मुझे केवल इसको सॉल्व करके बता दो। 4 8 32, 3 75 बटे 400, 25 से 3, 25 से 16, 3/16 का ब्याज, यानी कि 16 रुपए पे 3 के ब्याज, 16 और 3 19/16। दोस्तों किस्त अगर पूछे था 19 का भाग जाना होगा, किस्त अगर पूछ रहा है तो उस किस्त वो किस्त क्या रहेगी 19 का भाग जिसमें जाएगा वो किस्त रहेगी। बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे विश्वास के साथ इसमें आप चले जाना। 19 का भाग चेक कर लो जिसमें जा रहा है वो आपका आंसर है। 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 30 57, 19 चौका 76 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 30 57 18, 19 नंबर 171, ये 25 से कम 25, तो ये जो 19 का भाग पक्का ये इसी तरीके से रहेगा। तो किस्त पूछ रहा है ना, किस्त की राशि 19 का भाग, 19 30 57, 57 के बाद क्या बचा 18, 19 नंबर 171, कितना बचा 15, 19 का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये तो नहीं होगी, 19 30 57, ये भी नहीं, 19 दूना 38, 19 30 57 13, 19 पंजे 55 की 114 16। हो 8 32, देखो यही गलती कर दी ना बनने, 8 चौक 32 और 3 35/400, ठीक है, 5 से 7 80, 7/80 87/80, तो 87 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा दोस्तों 87 का भाग इसमें जाना रहेगा। तो चेक करो 87 का भाग जा रहा है क्या, 4 8 32 और 3 35/400, 5 से 37, बिल्कुल 87 का भाग। अब चेक कर लो साहब, 9 और 6 15, 5 20 और 7 27, 87 के लिए तो 29 गुना 3 का जाना चाहिए ना। अब देखो 7 5 12 3 का भाग, 7 5 12 6 18, देखो 3 का भाग देके देख लो पहले तो, 25 2 3, अब 29 का भाग देके देख लो, ठीक है। 29 का भाग एक आइडिया लगा लेना, लगभग कितनी बार जा रहा है, तो 29 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 29 दाई के 290 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जा रहा है कि लगभग, 7 नाम 63 का 3, 7 14 और 6 20, 8 बार, 8 नाम 72 का 2, 8 2 16 7 30, 232, 20 बचा, और फिर इसमें 29 का भाग वापस
7 नाम 63, 7 बिल्कुल जा रहा है, ठीक है ना, खत्म कहानी। 87 के भाग गया, बात खत्म। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो मैं गारंटेड आपको कह रहा हूँ, गारंटी से मेरे कहने से चले जाना, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 16,224 के तुरंत भुगतान तथा अन्य उतनी धनराशि की वार्षिक किस्त अगले 2 वर्ष में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित स्कूटर का नगद भुगतान क्या रहेगा? है स्कूटर का 16,224 तो तुरंत भुगतान है, अन्य उतनी धनराशि की किस्त है, अन्य उतनी धनराशि की किस्त है, तो अन्य उतनी ही धनराशि की किस्त है। 2 किस्त गई हैं, एक 16,224 गई है, एक 16,224 गई है। तो यार दोस्तों देखो सुनो, ये जो किस्त है ना, ये पहली किस्त गई, फिर ये दूसरी किस्त गई। इस किस्त की यहाँ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 16,224 गुणा, कभी भी प्रश्न में पीछे जा रहे हो 100 ऊपर, और 4% की दर है तो 104, ठीक है। इस किस्त की 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 16,224 गुणा 100/104, 2 साल पहले तो 100/104, ये मसला रहेगा भाई, ठीक है ना, ये मसला रहेगा। इनकी ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी भाई। ये तो किस्त गई है ना, ये तो ब्याज सहित गई है ना, अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में कभी भी पीछे आ रहे हो 100 ऊपर करना ही पड़ेगा। 4 से 25, 4 से 26, 4 से 25, 4 से 26, 26 से डेफिनेटली कट रहा होगा ये। 26 पंजे थी, 26 चिक्की 156, 6 बचा, 26 दूनी 52, 26 चौके 104, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई? 25 चिक्की 150, 15,600, है ना। काटो, 26 से कटा है ना अभी कितना, 600, 24 बार कटा है क्या? और 26 से 26 दूनी 52, ठीक है। 25 गुणा 24 कितना हो गया? 600 गुणा 15, 15,000, इससे ये आ गया, ठीक है। 15 15 30,600 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया? 46,824 है क्या कहीं? ये रहा 46,824 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इन किस्तों की आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये तो ब्याज के सहित है ना, दिक्कत ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमल ने 68 रुपए उधार लिए, जिसका ब्याज का भुगतान 2 समान किस्तों में किया। फिर एक किस्त पूछ रहा है, भैया नहीं करूंगा मैं तो 12.5% को क्या लिखोगे? 1/8, 1/8 का ब्याज यानी 8 रुपए पे 1 का ब्याज, 9 का भाग जा रहा होगा, बात खत्म कर देना। 9 का भाग जा रहा होगा, बात खत्म कर देना, ठीक है ना। अब देखो 5 4 9 और 1 10, 9 का भाग नहीं जा रहा, 9 का भाग नहीं जा रहा, 8 और 1 9, सर दोनों में जा रहा है 9 का भाग। तो भाई साहब 6800 उधार लिए, किस्त 8100 कहाँ से जाएगी? 6800 उधार लिए, किस्त 8100 कहाँ से जाएगी? कि सर फिर भी सर कम आ जाए तो फिर 9 का भाग दोनों में चला गया, तो 9 के वर्ग 81 का भाग दे के देख लेना, 9 के वर्ग 81 का भाग दे के देख लेना, समझ गए ना बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी? यदि 2 वर्षों में 10%, तो 10/100, 1/10 का ब्याज यानी 10 रुपए पे 1 का ब्याज। तो जो किस्त रहेगी 11 का भाग जाना पड़ेगा, 11 का भाग नहीं जा रहा, 11 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, 11 का भाग केवल और केवल इसी में मेरा विश्वास के साथ चला जाना। मैंने आज दिन तक अब कोई मन से बनाए वो एक अलग बात है, एग्जाम में कभी भी कोई भी सवाल आपको इस तरीके का 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जाती है, 10% दर है प्रत्येक किस्त, तो 10% वही 10/100, 1/10 का ब्याज यानी 10 रुपए पर 1 का ब्याज, 11/10, तो 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। 12,500 की राशि 12% दर से 1 वर्ष के लिए निवेश की जाए, अर्धवार्षिक रूप से किया तो कितना ब्याज मिलेगा? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वैसे तो क्वेश्चन साधारण ब्याज से ही करना चाहिए, लेकिन अर्धवार्षिक वगैरह का मसला है ना, तो अर्धवार्षिक का मसला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीआई की बात ये करने जा रहा है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक संयोजित अगर कर रहा है तो ये कितना 6% और ये कितना 2 बार, 6% और ये कितना 2 बार, ठीक है। 2 साल है तो रूल क्या लगेगा? 2/1, 2 साल है तो रूल क्या लगेगा? 2/1, ठीक है भाई। तो निकालो तो 12,500 का 6% निकालो, कितना हो जाएगा? 750, 750 का 6% निकालो, सबसे बढ़िया तो 2/1 रूल ही रहेगा, ठीक है ना। 750 का 6% निकालो, 750 का 6%, 25 से 4, 25 से 30, 30 चिक्की 180 में 4 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 45, 750 का दोगुना कितना हो गया? ये 1500, और 45, 1545,
2 साल के लिए 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, चौथी पांचवी बार कम से कम बता रहा हूं मैं। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे शर्त पर उधार दिए कि वह प्रथम वर्ष के अंत में इतने रुपए वापस करेगा, दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है तो राशि का मूल्य, तो निकालो फिर ओरिजिनल मूल्य निकालो। 3150, इसकी साल भर पहले की वैल्यू निकालो 100/105 करके। 4410 दूसरे वर्ष के अंत में दिए ना, तो भाई साहब इसकी 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 100/105 करके, ठीक है ना। 5 से 20, 5 से 21, 5 से 20, 5 से 21, 5 से 20, 5 से 21 काटो। 21 एकम 21, 10 बचा, 21 पंजे 105, 150 बढ़ जा रहा है भाई। 21 से काटो, 21 21 441, 21 से कितना 10, तो 15 दूनी 30, 3000 तो ये हो गया, 2 दूनी 4000 ये हो गया। तो ओरिजिनल अमाउंट क्या हो गया, 4 और 3 7000। ओरिजिनल अमाउंट के लिए कभी भी क्वेश्चन में पीछे आ रहे हो तो 100 ऊपर रख दिया करो बस, ठीक है ना, 100 ऊपर रख दिया करो। और अंतिम क्वेश्चन ये क्या, 2,60,200 की राशि राम श्याम के मध्य इस तरह की बात की जानी कि राम को 4 वर्षों में वही राशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त हो। राम को वही राशि प्राप्त होनी चाहिए जो कि श्याम को कितने वर्षों में, 6 वर्षों में प्राप्त हो रही है। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में प्राप्त हो रही है। यदि प्रति वर्ष ब्याज 4% की दर से संयोजित होता है तो राम का हिस्सा दोस्तों 4% की दर, 4 साल का समय, तो ब्याज 16 बन गया, ब्याज 16 तो कितना हो गया 116%। 4% की दर, 6 साल का समय, तो ब्याज 24 हो गया, तो बताओ कितना हो गया 124। और ये क्या कह रहा है कि राम को 4 वर्षों में वही राशि प्राप्त हो रही है जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त हो रही है। यानी ये हिस्सा कैसा है, समान। समान दिखते ही तुरंत प्रभाव से इनको उल्टा कर दिया करो। 4 से कटे तो काट लेना 31, और ये कितना आ जाएगा 29, 31:29 में बांट देना। तो राम का हिस्सा देख लो कितना है, 29 और 1 30 और 30 60, ठीक है। राम का हिस्सा पहला ही तो है ना राम का हिस्सा, तो अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में 260 200, ठीक है ना। तो कटो 0 से 0, 6 से 6 चौका 24, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18, 4 बचा, ओ हो, तो इसका मतलब ये फिर ब्याज बराबर की बात कर रहा है। 6 और 2 8, तो इसका मतलब ये ब्याज बराबर की बात कर रहा है। ये और थोड़ी सी इसमें समस्या रहेगी। वैसे तो देखने में क्या लग रहा है भाई, 4 वर्ष में वही धन राशि का मतलब मिश्र धन अब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ब्याज बराबर की बात कर रहा है। तो बताओ इसको क्या ब्याज मिलेगा 16, और इसको क्या मिलेगा बताओ 24, और उल्टा कर देना समान की बात करें तो 8 से 3 8 से 2, इसमें बांट दो, फिर इसको इसमें बांट दो, कितना हो जाएगा अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में 260 और 200। 5 से अब तो जाएगा ना, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 0 4 और 0, और 3 से फिर कितना हो गया ये 0 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 56 120 कहीं है क्या, 52 2 500 1 4, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 4% की दर से ही तो कह रहा है ये, 4% की दर से, तो फिर अब मुझे अंतिम लग रहा है कि अब फिर से वही बात है कि SI से दोनों बार ट्राई कर लिया, हालांकि जब तक नहीं कहेगा तब तक SI से करते हैं। इसका मतलब ये प्रश्न फिर से CI की बात कर रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न फिर से CI की बात कर रहा है। मान लो राम को R रुपए मिले, श्याम को S रुपए मिले, ठीक है। 4% की दर है तो 104/100, पावर कितनी है 4, 4 की दर है तो 104/100, पावर कितनी है 6, और ये इससे कैसे बराबर 104/100, 104/100 4 बार है, 4 बार तो कर दो कितनी बार 2 बार, ठीक है ना। S तो नीचे आ जा भाई, काट लो इसको, 4 से 26, 4 से 25, तो कितना आ गया बताओ ये 26 का वर्ग 676, 25 का वर्ग 625। अब बांटो आप, तो राम का हिस्सा तो अनुपात बटे अनुपातों का योग 6 5 11 का 1, सात दोनों और देख 10 जीरो हंस लगे 1, 1301 इंटू, अब आए ना लाइन पे, क्यों भाई अब आए ना लाइन पे, आना तो पड़ेगा बेटा, जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ 1,35,200 जाएगा कहाँ। पर अब करें क्या, इसमें कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन था कि कहीं जो मैंने नहीं पढ़ा हो, चक्रवृद्धि ब्याज कहीं भी मेंशन नहीं है। जब चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं है तो फिर क्या करें, SI से तो करना ही पड़ेगा, नहीं है तो SI से करना पड़ेगा। अब SI से मिश्रण बराबर करके देख लिया नहीं आ रहा, ब्याज बराबर करके देख लिया नहीं आ रहा, फिर तुरंत क्लिक कर जाओ, छोड़ के नहीं आना है, फिर तुरंत क्लिक कर जाओ CI।
तो दोस्तों अब आप टाइम नोट कर लो और एग्जैक्ट आप देख लो कि ये तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जब बीच बीच में आपसे बातें कर रहा हूँ। आपका एग्जाम में दिमाग और 2.5 गुना चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में आप फुल स्पीड के साथ चलना, संख्याएं कम से कम लिखना, प्रैक्टिस करो, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये किससे आई होगी? ये प्रैक्टिस से ही आई होगी। ये चीजें, ये रटा नहीं है मैंने, अगर रटा होता तो इस प्रश्न को पहली बार में कर देता। समझ रहे बात को? रटा नहीं है। तो प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, अभी भी समय है, प्रैक्टिस करोगे ना, डेली आपकी 10% इंक्रीज होगी, डेली, मेरे प्रॉमिस है, डेली 10% स्पीड इंक्रीज होगी। मैथ का बहुत बड़ा रोल है। समय अगर आप बचा पाए ना, आप देखना, कॉन्फिडेंस से देखना आप। अब एग्जाम में कॉन्फिडेंस का खेल है। आप कितने जनों को जानते होंगे जो मेमोरी इतनी शार्प है, नॉलेज इतनी बढ़िया है, लेकिन नहीं हो पा रहे पास कॉन्फिडेंस। एग्जाम में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, और समय बच गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, आपको मजा आ जाएगा कॉन्फिडेंस देखने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कभी फिर से मौका मिला तो। थैंक यू सो मच। और अगला पेपर आपका 106 नंबर, उसको भी आराम से मैंने स्पीड के साथ में ही करवाना है, तो आप स्पीड के साथ ही उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए, तो फाइनली थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों की सवामणि के साथ में, आप लोगों के परिवार के साथ में। भूलना नहीं है, चूकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।